वाटर ट्रीटमेंट से जुड़े तकनीकी का विकास, इस तरह के टेक्नोलॉजी का विकास करना, और उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जन जागरूकता को, तो आप कैसे अपने यूज को बढ़ा रहे हो प्रति वर्ष के आधार पर अगर देखा जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन में देखूंगा तो साल में जो जितने भी उपलब्ध जल संसाधन है उसका अगर 80% दोहन किया जा रहा है तो उसे एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस सिचुएशन कहा जाता है। यही अगर 40% है तो उसे हाई वाटर स्ट्रेस सिचुएशन कहा जाता है। खपत के साथ साथ जो उपलब्ध जल स्रोत है उसमें भी प्रदूषण, कंटेमिनेशन जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके होस्ट स्वाति और विजन आईएएस संवाद के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गंभीर जल संकट विश्व और भारत दोनों के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती है। जल संकट की एक खतरनाक स्थिति को वाटर स्ट्रेस कहा जाता है। इसके लिए पूरे विश्व में और खासकर भारत में शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और असंतुलित जल प्रबंधन जिम्मेदार हैं, जो इस स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना रहे हैं। इसी को आधार बनाते हुए आज हम चर्चा करेंगे और आज की हमारी चर्चा का विषय है गंभीर जल संकट। इस टॉपिक के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी आदित्य सर। तो चलिए सर से मिलते हैं। हेलो सर, वेलकम टू विजन आईएएस संवाद। जी धन्यवाद स्वाति। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि गंभीर जल संकट का अर्थ क्या है, यानी वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है, और साथ ही यह सामान्य वाटर स्कार्सिटी से कैसे भिन्न है? हाँ, जो आज का टॉपिक है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है और इसके साथ साथ ये आगे आने वाले भविष्य के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरने वाला है। क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 100-150 वर्षों में जिस तरह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई देखी गई है पूरे विश्व में, उससे क्या हुआ, अवेलेबल वाटर रिसोर्स जो है हमारे आसपास उस पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे, उसमें कमी नहीं हुई। क्योंकि हमारे जो वाटर यूजिंग पैटर्न है उसमें बदलाव हो गए। सबसे पहले इंसान जो है, हम मानवीय समाज जो है एग्रीकल्चर करता था, उसके बाद इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी उसकी खपत बढ़ती रह गई और उसके साथ साथ हाउस होल्ड लेवल पे भी खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो जो दबाव है अवेलेबल वाटर रिसोर्स पे, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो खैर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो टर्म आपने एक बोला कि वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कैसिटी, सामान्य जल की कमी और वाटर स्ट्रेस या गंभीर जल संकट जिसे हिंदी में बोला जाता है, इसमें क्या अंतर है, ये दोनों कैसे अलग हैं? तो सबसे पहला जो टर्म बताया आपने, वाटर स्कार्सिटी से मैं स्टार्ट करता हूँ कि वाटर स्कार्सिटी मतलब सामान्य जल की कमी, मतलब सप्लाई और डिमांड में मिसमैच होना, मतलब जल की जितनी आपूर्ति है उससे मांग कहीं बढ़ जाना, कई गुना अधिक बढ़ जाना, जो कि आपने बताया कि डिफरेंट रीजन बताया, जनसंख्या की वृद्धि हो गई और यूजेस पैटर्न जो है बदल गए हमारे, जिस कारण से। तो ये बात क्या करता है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, जो कि वाटर अवेलेबिलिटी को दिखाता है, उपलब्धता को दिखाता है, सिर्फ मतलब एक डायमेंशन को दिखाता है। लेकिन जो वाटर स्ट्रेस है वो काफ़ी व्यापक संकल्पना है या व्यापक मुद्दा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर के अवेलेबल होने के साथ साथ, उपलब्धता के साथ साथ, उसमें उस तक पहुँच और उसके प्रबंधन जैसे एस्पेक्ट भी जुड़ जाते हैं, मतलब उससे संबंधित मुद्दे भी जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि साथ की एक स्थान है, कोई रीजन है, वहाँ पे वर्षा भी लगातार हो रही है, अधिक वर्षा जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है, ऐसा देखने में आते हैं आजकल, तो मैं कोट करना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे साथ साथ वहीं पे पीने की पानी की भी कमी देखी जाती है, या एक ही साथ एक ही रीजन में बाढ़ और सूखे दोनों की स्थिति देखी जाती है, जिससे क्या है कि पहुँच तक, स्वच्छ जल तक, उपयोग लायक जल तक जो है ना, इंसान की, हमारी मानवीय समाज की पहुंच जो है बाधित हो रही है। तो इसलिए वाटर स्ट्रेस की जो समस्या है कहीं ज़्यादा गंभीर है। अगर हम टेक्निकली अगर बात करें तो इसको दोहन के रूप में देखा जाता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन। आप जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की यूजेस बढ़ रहे हैं, खपत बढ़ रही है, तो आप कैसे अपने यूज को बढ़ा रहे हो प्रति वर्ष के आधार पर अगर देखा जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन में देखूंगा तो साल में जो जितने भी उपलब्ध जल संसाधन है उसका अगर 80% दोहन किया जा रहा है तो उसे एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस सिचुएशन कहा जाता है। यही अगर 40% है तो उसे हाई वाटर स्ट्रेस सिचुएशन कहा जाता है। तो वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कैसिटी में हम लोगों ने अंतर देखा।
तो ये दोनों समस्याएं भविष्य की समस्या है, जो कि सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन तक सीमित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को भी प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की एबिलिटी ही आखिरकार जीव जंतु वनस्पति के अस्तित्व को भी प्रभावित कर सकती है, तो इकोसिस्टम को भी प्रभावित करने वाली है, जिसके कि व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। तो ये भविष्य की बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरने वाली है। जी सर आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझाया। सर मैं अब आपसे नेक्स्ट जानना चाहूँगी कि वर्तमान में विश्व में और भारत में वाटर स्ट्रेस की स्थिति क्या है, और साथ ही हमें बताएं कि क्या यह मुद्दा भविष्य में गंभीर चुनौती बनकर उभर सकता है। जी, अब जैसा मैंने बताया कि ये इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं इसके, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे मैंने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया था, ह्यूमन कंजम्पशन के साथ साथ मतलब हाउस होल्ड लेवल पे ये तो प्रभावित करेगा ही, साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। इसलिए इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। अब जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व स्तर पे आपने सबसे पहले पूछा कि विश्व स्तर पे क्या इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं या देखे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 50% जनसंख्या जो है साल में मिनिमम 1 महीने वाटर स्ट्रेस सिचुएशन को अभी जो है फेस कर रही है। तो ये एक गंभीर चुनौती है। भारत जैसे 25 ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे इस तरह के सिचुएशन देखे जा रहे हैं वर्तमान दौर में। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, पूरे ग्लोब की समस्या बन चुकी है। ये जो ग्रीन प्लैनेट बोला जाता था, वाटर की एबिलिटी के कारण जो है इस पूरे सोलर सिस्टम में यूनिक पोजीशन थी अर्थ की, ये जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि जल की कमी हो रहा है, और जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसलिए मैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करूंगा कि जल की क्या भूमिका होने वाली है जल की कमी की। कि अर्थव्यवस्था में भी इसी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसी रिपोर्ट में बताया आगे कि आगे आने वाले 2050 तक जो है 31% जीडीपी को प्रभावित करेगा ये डायरेक्टली। इस तरह से जो है रोजगार को भी प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि जो कम आय वाले देश हैं और विकासशील राष्ट्र हैं, आज भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि पर आधारित है, और कृषि पर आधारित होने के कारण उससे जुड़े हुए जो मैक्सिमम रोजगार हैं वो जल की कमी से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से ये काफ़ी व्यापक आयाम है। और WRI के डेटा के अनुसार जो है पूरी दुनिया की 60% सिंचित कृषि भूमि जो है इससे प्रभावित होने वाली है वाटर स्ट्रेस सिचुएशन से। तो ये काफ़ी व्यापक प्रभाव छोड़ सकता है आर्थिक गतिविधियों पे, खास करके कृषि, उद्योग, इस तरह से। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो एक लॉजिकल डेटा मैं यहाँ पे देना चाहूँगा जो हमें दिख रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या की 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि हमारे पास उपलब्ध जल स्रोत कितने हैं? 4% मात्र। तो अपने आप ये समस्या बहुत गंभीर हो रही है। और ख़ास करके इस आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, UN वाटर की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो कम आय वाले राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र जहाँ कृषि अभी भी प्रमुख आर्थिक गतिविधि के रूप में है, वहाँ के 80% रोजगार जो जल की कमी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिसमें भारत जैसा देश भी है। और इस WRI इंस्टीट्यूट के अनुसार ही भारत जैसे अन्य राष्ट्र, ये आगे आने वाले भविष्य में जो वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन खतरनाक होने वाली है उसमें भारत जैसे अन्य राष्ट्र, मतलब 3-4 राष्ट्र हैं जैसे भारत, तुर्की, ये सब राष्ट्र हैं जिसकी भूमिका अधिक होगी जीडीपी की गिरावट में। तो इस तरह से ये सिचुएशन जो है काफ़ी गंभीर होने वाली है आगे आने वाले भविष्य में, विश्व स्तर पे भी, भारत में भी। भारत में एक और मुद्दा मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगा जो कि सामाजिक मुद्दा है। वह UN वाटर की रिपोर्ट में जो कि समृद्धि के लिए जल और समृद्धि का संबंध बताया गया है, उसमें इसी शीर्षक से ही आया है वो। तो उसमें एक सामाजिक मुद्दा उठाया कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में भी जो है वृद्धि देखी जा सकती है या हो रही हैं यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है या शहरी इलाका भी है उसमें महिलाओं की जिम्मेदारी होती है कि जल की कमी की स्थिति में जल के स्रोत से जाकर लेकर आएँ, जिस कारण से वो संवेदनशील स्थिति में होती है, जिसके कारण कि उस समय उनके साथ हिंसा की घटनाएं देखी जा सकती हैं। तो ये एक तरह से लैंगिक समानता और लैंगिक अपराध जैसी भी समस्या से जुड़ा हुआ जल की कमी, तो ये काफ़ी व्यापक प्रभाव छोड़ सकता है आपने। जी सर, अभी हमने मुद्दों के बारे में चर्चा की, तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि वाटर स्ट्रेस की स्थिति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? हाँ, काफ़ी व्यापक ये मुद्दा है। तो इसमें जो है ना काफ़ी फैक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगा कि सप्लाई डिमांड मिसमैच का होना, मतलब मांग और आपूर्ति में संतुलन नहीं होना।
कि जितनी आपूर्ति है जल की संसाधनों के द्वारा, जितने जल स्रोत हैं उपलब्ध के आसपास किसी भी रीजन में, उससे कई गुना जो है ना तीव्र वृद्धि हो जाना खपत की, ठीक है ना। तो ये समस्या है। आप जैसे देख सकती हैं कि भारत का ही उदाहरण लिया जाए कि भारत में ऐसे बहुत सारे शहर हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन देखी जा रही है, जहाँ की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण पिछले 50-100 सालों में अब जो है डे जीरो की स्थिति तक हम लोग पहुँच गए। जब कि ऐसा एक दिन आएगा, चेन्नई में तो ये स्थिति, इस स्थिति का सामना 2019 में कर लिया है। बेंगलुरु में भी अभी अगस्त की ही बात है जब इस तरह की बात की गई कि डे जीरो की स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। क्यों? उसका एक बड़ा कारण है कि खपत बहुत अधिक बढ़ गई है, आसपास के जो जल स्रोत हैं इस कारण से। तो एक तो पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि प्रदूषण की समस्या, जो खपत के साथ साथ जो उपलब्ध जल स्रोत है उसमें भी प्रदूषण, कंटेमिनेशन जो है ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों कंटेमिनेशन ज़्यादा बढ़ चुका है? या तो वो सूख रहे हैं या उसमें जो अनट्रीटेड जो डिस्चार्ज है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो खेतों से निकलने वाला जाने वाला गंदा पानी है, जो हमारे घर परिवार के यूज के से जाने वाला गंदा पानी, सब उसमें जा रहा है। तो जिस कारण से वो वहाँ पे गंदगी फैल रही है, वो जल भी स्वच्छ नहीं रहा, जो कि वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन की तरफ हमें बढ़ा रहा है। तीसरा जो यहाँ पे बिंदु है, जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स का लगातार कम होना। मैं पहले ही मैं ये बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर जो हमारा जल स्रोत है दो रूप में मिलता है, एक सतही और एक ग्राउंड वाटर, भूजल स्रोत जो जमीन के अंदर है, जो कि वहाँ पे वर्षा जल के सिंचित होने से, धीरे धीरे रिसोर्स के वहाँ पे जमा होने से बनता है, और उसको हम लोग ट्यूबवेल और कुओं के जरिए जो है बाहर लेके आते हैं। भारत का आप और मैं अपनी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, सबकी जानकारी के लिए, कि भारत का कि जो शहरी यूज है जल का, उसका 48% जो है इसी ग्राउंड वाटर से आता है। तो कंजम्पशन इसका बहुत ज़्यादा है, लगातार बढ़ रहा है, जो कि इस जल स्रोत की दिन प्रतिदिन जो है कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है कि हमारी सिचुएशन को, हमारे शहरों की सिचुएशन को जल की कमी से जल की तनाव या जल की गंभीर जल संकट की तरफ ले जाने के लिए, मतलब वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जल प्रदूषण की समस्या और जो जल स्रोत हैं अवेलेबल, उसके कंटेमिनेशन की समस्या। अब मैंने बेंगलुरु का एग्जांपल लिया। अब बेंगलुरु में अगर देखा जाए, आंकड़ों के अनुसार अभी बताया जा रहा है कि जो 1961 में वहाँ पे 250 लेक्स थे उस शहर के आसपास, जिसके जल वाटर के द्वारा उस शहर का काम चलता था, मतलब उनके पास वो भी था आज, और वो सब आज जो बचकर कितने हैं हो गए हैं 81, जो कि अपने आप में एक भयावह स्थिति को दिखाता है। और ये हुआ क्यों? कि इंडस्ट्रियल यूज, रियल एस्टेट का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ। ये इसमें जो अनट्रीटेड वेस्ट है उसका डिस्चार्ज बढ़ा समय के साथ, तो ये चीज़ें सामने आई हैं, जिससे कि आज बेंगलुरु शहर के लिए जो स्रोत है वो केवल नदी का जल बच गया है, जो कि 100 किलोमीटर दूर से आता है। तो प्रदूषण जैसी समस्या कितनी भयावह हो सकती है हम लोग देख सकते हैं यहाँ बेंगलुरु केस में। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जलवायु परिवर्तन, जो कि बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है पूरे ग्लोब के लिए, जिसमें एक्सट्रीम इवेंट देख रहे हैं, मतलब रेनफॉल पैटर्न में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंजेस देख सकते हैं कि या तो वर्षा बहुत अधिक हो रही या वर्षा कम हो रही, जिससे कि एक साथ आप सूखे की समस्या और बरसन की, मतलब अधिक वर्षा की समस्या दोनों देख सकते हैं। इसके साथ हीट वेव्स, जो कि एक बहुत बड़ी जलवायु घटना है, और ये इसे जलवायु परिवर्तन से ही जोड़कर देखा जा रहा है जलवायु विशेषज्ञों के द्वारा। पिछले वर्ष हमने देखा, मतलब और इस वर्ष भी गर्मियों में हमने देखा कि तापमान जो है औसत तापमान से बहुत अधिक हो गया, और हीट वेव्स की घटनाएं देश के विभिन्न इलाकों में देखी गई, जिसका डायरेक्ट जो प्रभाव होता है वो जल स्रोत पे पड़ सकता है या जल की कमी को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है आने वाले भविष्य में। तो ये अपने आप में ये जो फैक्टर्स हैं, एक साथ कोई नहीं बल्कि ये सब मिलकर एक साथ जो है जल की कमी को, सामान्य जल की कमी को वाटर स्ट्रेस की तरफ विश्व के साथ साथ भारत को भी ले जा सकते हैं। जी सर, इसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में कौन से कारक है जो वाटर स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार है, जिसके कारण भारत के लिए भविष्य में यह एक गंभीर चुनौती बनकर उभर सकता है? एक काफ़ी स्वाभाविक प्रश्न है कि अब इंडिया की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है,
ये तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमने बताया है, ग्लोब पे बताया है। इंडिया की सिचुएशन में ग्राउंड वाटर यूज से ही मैंने एक डेटा दिया था कि 48% यूज कर रहे हैं हमारे पूरे कंजम्पशन का। अब टोटल कंजम्पशन की बात करें विश्व स्तर पे तो भारत सबसे बड़ा जो है उपयोग करता है ग्राउंड वाटर का, सबसे बड़ा, जो कि विश्व के जितनी उपयोग है उससे 1/4 से कहीं अधिक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा मैंने बोला प्रदूषण की समस्या। नीति आयोग को रिपोर्ट है कि नीति आयोग को रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक बड़ा हिस्सा जल का जो कि कंटेमिनेटेड है। और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो इंडेक्स हैं उसमें भारत का स्थान काफ़ी नीचे है जल के स्वच्छ होने में। तो ये वाटर स्ट्रेस के सिचुएशन, जैसा मैंने डेफिनेशन में ही बोला था, ये पहुंच, जल के प्रबंधन और जल की उपलब्धता, तीनों जैसे एस्पेक्ट्स को बताता है। तो भारत में इस तीनों सिचुएशन है जिसके कारण से अब सामान्य जल की कमी से हम लोग वाटर स्ट्रेस की तरफ डे बाय डे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो अवसंरचनागत कमी है, मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास उपलब्ध सोर्स है एक जगह, उससे एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड इश्यूज, जो कि डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक ये। दूसरा क्या है कि लोगों में और विभिन्न क्षेत्रों के बीच में वितरण की समस्या, मतलब समान वितरण की समस्या, कि कहीं पानी का अधिक होना या पर्याप्त पानी तक पहुंच और कहीं ज़रूरत से कम भी उपलब्ध नहीं होना, जिसके कारण से एक क्षेत्र जो है एक ही राष्ट्र में या एक ही राज्य में आप देखेंगे एक क्षेत्र जो है जल की कमी, जल की अधिकता से या अधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण फ्लड जैसे सिचुएशन को फेस करता है, वहीं दूसरा क्षेत्र जो है सूखे की स्थिति को झेल रहा होता है, जिसका कि प्रभाव डायरेक्टली उस रीजन में वहाँ की खेती, वहाँ की ह्यूमन कंजम्पशन, वहाँ पशुपालन ऐसे में प्रभावित कर रहा है। तो भारत के लिए भी ये कम गंभीर समस्या नहीं है, ज़्यादा गंभीर समस्या है। सर, अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वाटर क्राइसिस जैसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वाटर स्ट्रेस के कुछ उपाय देखे जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण रूप से जो है ना यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे कि पहला कि संरक्षण, जल संरक्षण, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत प्रभावी उपाय है और विश्व के साथ साथ भारत में भी बहुत जगह किया जा रहा है। दूसरा बिंदु हम लोग देख सकते हैं कि सस्टेनेबल जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि सही फसल का चुनाव जो कि अपेक्षाकृत कम पानी का खपत करें। अब जैसे भारत में ही जो पश्चिमी राज्य हैं जहाँ पे कपास की खेती होती थी, तो वहाँ पे ये आमतौर पे आज के समय में किसानों के रूप में ये चर्चा का विषय है और किसान इस पर निर्णय भी ले रहे हैं कि उसके जगह पे कोई दूसरे ऐसे फसलों का यूज किया जाए, लगाया जाए जो कि अपेक्षाकृत कम जल का यूज कर रहे हों। एक तो ये बात हो गई, और ख़ास करके क्या जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन को, उस एग्रो क्लाइमेटिक जोन को जो सूट करते हो, जैसे मोटे अनाज की खेती करना, ये कम जल की खपत को कम करेगा और उस क्षेत्र के लिए भी सही रहेगा वो, ठीक है। और जो खाद्यान्न की समस्या उभर रही है जल की कमी के कारण, जो भविष्य में हो सकती है वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन के कारण, उसका भी एक उपाय बनकर उभर सकता है। इस तरह से इसके साथ साथ हम लोग जन जागरूकता को भी जोड़ सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तो जन जागरूकता ये कोई सामूहिक कार्य नहीं हो सकता, ये सामूहिक तो करना ही है सारे पक्षों को मिलकर, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो स्थानीय शासन, जो पंचायत हैं, उनको तो करना ही करना है। साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पे भी जो है ना इसे लागू किया जाना चाहिए। ये तभी हो सकता है जबकि जागरूकता का स्तर हो। जैसे स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता में परिवर्तन आया पिछले कुछ वर्षों में, तो उसी तरह से जल के बचाव के लिए ये व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ नीतिगत पहल मतलब जल की उपलब्धता और जल की यूज के बीच में जो असंतुलन बन रहा है, मतलब हमारे यूजेज जो समय के साथ बदल रहे हैं, जो कि जल की खपत को लगातार बढ़ा रहे हैं, उस पर चेक रखने के लिए तो ऐसी नीतियाँ, ऐसी पॉलिसीज जो है ना बनाई जानी चाहिए जिससे कि इसको चेक किया जा सके। सर, अगर मैं भारत के संदर्भ में पूछूं तो भारत सरकार ने क्या उपाय या क्या पहले, क्या योजनाएं की है इस संदर्भ में? जी, भारत सरकार के द्वारा काफ़ी जो है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय जो है पहल हैं, जिसमें सबसे पहला तो मैं यही बोलना चाहूँगा, राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जल शक्ति अभियान आपने सुना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट अभियान है कि इसका थीम लाइन ही है कैच द रेन, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स,
ठीक है, कि कोई भी, जैसे मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, तो इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जल को जहाँ भी उपलब्ध है जल वर्षा के द्वारा उसे संरक्षित किया जाए, जिसका कि रीयूज किया जा सके। एक तो ये है, दूसरा सही फसल योजना इसके अंतर्गत ही है। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम, जिसे नेशनल क्लीन गंगा मिशन भी बोला जाता है, जो कि पूरे नदियों, गंगा नदी और गंगा नदी तंत्र में जो शामिल जो नदियां हैं, सहायक अन्य सहायक नदियां, और ये विभिन्न राज्यों में जो अवस्थित है, जो गंगा नदी का जो बेसिन है पश्चिम से लेकर पूरब तक जो है, तो उसमें विभिन्न नदियों को जो है ना कायाकल्प करने के लिए कि जो उसमें समस्या, प्रदूषण की समस्या है, तो मतलब ये इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट प्रोग्राम है कि उसमें प्रदूषण की समस्या, जो अनट्रीटेड जो वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है उस पर भी काम किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम किया जाएगा, जो नदियों में जो गाद की समस्या हो रही है उस पर भी काम किया जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी व्यापक प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। यही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि जल की पहुंच को बढ़ा रहा है, मतलब हर खेत तक पानी की बात कर रहा है। तो पहुंच भी एक मुद्दा है, वाटर स्ट्रेस सिचुएशन, क्योंकि अब किसानों को अगर जल की उपलब्धता नहीं होगी तो खाद्य सुरक्षा आपके देश में जो है खतरे में पड़ सकती है, और ये पड़ने वाली है। तो ये एक काफ़ी उल्लेखनीय मुद्दा है। योजनाएं हैं भारत सरकार की। इसके साथ साथ कुछ और भी स्कीम्स है जो डायरेक्ट नहीं, बल्कि जैसे अमृत, उसमें अटल भूजल योजना, जो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स की मैपिंग, उसके संरक्षण आदि से संबंधित है। तो काफ़ी उल्लेखनीय ये योजना है। इसके साथ साथ हम लोग वेटलैंड संरक्षण की बात करते हैं, मतलब सरकार के स्तर पे ये काफ़ी उल्लेखनीय है, क्योंकि वेटलैंड एक रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है, जो कि शहरों के साथ साथ गाँव के स्तर तक भी जो है पानी के सोर्स बनते हैं। तो वेटलैंड को अगर बचाया जाए तो यहाँ पे जल के स्रोत को किया जा सकता है। तो भारत सरकार की ये योजनाएं हैं इसमें। इस तरह से हम लोग भारत सरकार की योजनाओं को देखा जा सकता है। जी सर, इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे, और साथ ही हमें बताइए कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। जाहिर तौर पे ये काफ़ी व्यापक मुद्दा है वाटर स्ट्रेस, और पूरी दुनिया अब वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन, मतलब जल की कमी से वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन की तरफ बढ़ रही है। तो जहाँ हमें जो है व्यापक उपाय करने पड़ेंगे, हर स्तर पे हमें प्रयास करना पड़ेगा, सरकार के स्तर पे भी और व्यक्तिगत स्तर पे भी और सामुदायिक स्तर पे भी। इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सारे फ्रंट पे हमें काम करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बोला भी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, इस तरह के जो संरक्षण, जल की संरक्षण, वर्षा जल को सिंचित करने से संबंधित जो उपाय हैं, इसको बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाना है, व्यक्तिगत स्तर पे भी, सरकारी स्तर पे भी, नीतिगत स्तर पे भी। तो इस तरह से काम कर सकते हैं हम लोग। उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर के प्रति, तो ग्राउंड वाटर से संबंधित जो बचाने के लिए जो उपाय हैं सरकार पे, है ना, और साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पे उसे चेक लगाने के लिए ये दूरगामी उपाय किए जाने चाहिए, और उसे चेक रखने के लिए एक पूरी क्लियर मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि जो आज जो समस्या बन रही है कि जो कि उसके कंजम्पशन को बढ़ाता है, उस पे चेक लगेगा। और इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड लेवल पे इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और साथ साथ कुछ इनोवेटिव उपाय हैं जो वाटर कंजम्पशन को वाटर मैनेजमेंट में बदलेगा। ये हमें पूरी दुनिया को मिलकर ये प्रयास करना है कि वाटर कंजम्पशन, वाटर यूजर से हमें वाटर मैनेजमेंट की ओर बढ़ना है। तो इसके लिए जैसे वाटर ट्रेडिंग जैसे नए नए नवाचारी कदम हैं, वाटर ट्रीटमेंट से जुड़े तकनीकी का विकास, इस तरह के टेक्नोलॉजी का विकास करना, और उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जन जागरूकता को बड़े पैमाने पर बढ़ाना। साथ ही इन सब में जो मैंने पहले बताया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, चाहे वाटर ट्रेडिंग का मुद्दा हो, तो इस सब में जो प्राइवेट, जो निजी क्षेत्र है, उसकी भी भागीदारी को समय के साथ बढ़ाना। तो ये अपने आप में काफ़ी प्रभावी हो सकता है भविष्य में। तो 2-3 चीज़ें मैं एक बार यहाँ पे समराइज कर देना चाहूँगा कि संरक्षण, जागरूकता और नवाचारी उपाय सरकार के स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे और प्रबंधन ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब करते हुए हम लोग वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन से को फेस कर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिटेल्ड डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद होने के लिए।
धन्यवाद मैम। सो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और वाटर स्ट्रेस से रिलेटेड आपके जो भी सवाल थे आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस के लिए हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।